नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है उस विषय का नाम है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। इस विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। तो देखिए, परिकल्पना का जो सामान्य भाषा में अर्थ हम जो लेते हैं, किसी भी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव अथवा अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई भी तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहलाता है। वैज्ञानिक विधि के नियमानुसार आवश्यक है कि कोई भी परिकल्पना परीक्षणीय होनी चाहिए। कोई भी परिकल्पना जो होती है उसका हम परीक्षण कर सके, ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए। सामान्य व्यवहार में परिकल्पना का मतलब किसी अस्थायी विचार, प्रोविजनल आइडिया से होता है जिसके गुणागुण, मेरिट अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आमतौर पर वैज्ञानिक परिकल्पनाएं गणितीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। जो परिकल्पनाएं अच्छी तरह परखने के बाद वेल स्टेबलिश्ड हो जाती हैं उनको हम सिद्धांत कहते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि के अनुसार समाधान करने के लिए होता है। हाइपोथेसिस परिकल्पना एक आरंभिक निष्कर्ष है। आज इसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना, यानी अभी इसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना बाकी है। प्रारंभिक अवस्था को हम परिकल्पना कहते हैं जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना बाकी है। परिकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित अस्थायी एवं काल्पनिक निष्कर्ष होते हैं। परिकल्पना एक दिशा अथवा सिद्धांत होता है जिनके आधार पर तार्किक परिणाम निकाले जा सकते हैं एवं तथ्यों की सत्यता का हम परीक्षण कर सकते हैं। परिकल्पना की विशेषता की जब हम बात करते हैं तो परिकल्पना है एक प्राथमिक कल्पना, अमूर्तीकरण, पूर्व सामान्यीकरण होता है जो तथ्यों की खोज करने तथा उनके विषय में विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। परिकल्पना की विशेषता के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषता इसकी होती है। परिकल्पना की सबसे पहली जो विशेषता है कि परिकल्पना शोध के मार्गदर्शन के रूप में उपयोगी हथियार है। शोध जो कार्य हम करते हैं उसमें परिकल्पना हमें एक हथियार के रूप में कार्य करती है, उपयोगी हथियार। शोध है उसके लिए परिकल्पना एक मार्गदर्शक का कार्य करती है, आपको रास्ता दिखाती है कि आपको इस रास्ते से जाना है। यह वर्तमान तथ्यों पर आधारित अस्थायी हल है। परिकल्पना की विशेषता ये है कि ये वर्तमान तथ्यों पर आधारित अस्थायी हल है। स्थायी हल निष्कर्ष के बाद पहुंचेंगे। रिसर्च जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में वो सिद्धांत बन जाएगा। तो अभी तक ये अस्थायी हल है। परिकल्पना का स्पष्ट होना आवश्यक है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि परिकल्पना है वो स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। परिकल्पना अध्ययन विषय के किसी भी पहलू से संबंधित होनी चाहिए। परिकल्पना है वो अध्ययन का जो विषय है उसके किसी भी पहलू से संबंधित होनी चाहिए। परिकल्पना उपलब्ध पद्धतियों और साधनों से संबंधित होनी चाहिए। परिकल्पना है वो उपलब्ध पद्धतियों और साधनों से संबंधित होनी चाहिए। परिकल्पना में मूल्य या आदर्श निर्णय का पुट नहीं होना चाहिए। परिकल्पना में मूल्य और आदर्श निर्णय का पुट नहीं होना चाहिए। ये इसकी विशेषता है।
इसके बाद में बात आती है कि परिकल्पना यथार्थ होनी चाहिए तथा अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में व्यक्त नहीं होनी चाहिए, जमीन से जुड़ा होना चाहिए, यथार्थ में होनी चाहिए। परिकल्पना है वो यथार्थ में होनी चाहिए तथा अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में व्यक्त नहीं होनी चाहिए। परिकल्पना पूर्व निर्मित सिद्धांतों तथा वर्तमान समस्या के मूल सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना के 3 प्रकार हैं। शोध परिकल्पना, शोध परिकल्पना इसे कार्य रूप परिकल्पना अथवा क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये परिकल्पना किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित या प्रेरित होती है। शोधकर्ता इस परिकल्पना की उद्घोषणा बहुत ही विश्वास के साथ करता है और ये अभिलाषा उसकी होती है कि उसकी ये परिकल्पना सत्य सिद्ध हो। शोध परिकल्पना उसको बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम समझे उदाहरण के माध्यम से, तो करके सीखने से प्राप्त अधिगम अधिक सुदृढ़ होता है। ये परिकल्पना है और अधिक समय तक टिकता है। ये उदाहरण लिया है। चूंकि परिकल्पना में कथन करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है, अतः ये एक शोध परिकल्पना है। शोध परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, दिशात्मक और अदिशात्मक। दिशात्मक परिकल्पना में परिकल्पना किसी एक दिशा अथवा दशा की ओर इंगित करती है, जबकि अदिशात्मक परिकल्पना में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में नंबर 2 है शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना शोध परिकल्पना के ठीक विपरीत होती है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण स्वरूप उपरोक्त परिकल्पना का नल परीक्षण के रूप में निम्न रूप से लिखा जा सकता है कि विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धिलब्धि और कला वर्ग के छात्रों की बुद्धिलब्धि में कोई अंतर नहीं है। एक अन्य उदाहरण में यदि शोध परिकल्पना यह है कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, तो इस परिकल्पना की शून्य परिकल्पना यह होगी कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है। अतः उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से शुद्ध अथवा नल परिकल्पना को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यानी शून्य जो परिकल्पना होगी वो ये होगी कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। व्यक्ति जो है वो सूझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। अतः उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से शून्य अथवा नल परिकल्पना को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सांख्यिकीय परिकल्पना की 3rd परिकल्पना है। जब शोध कार्य या शून्य परिकल्पना का सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार की परिकल्पना सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है। शोध परिकल्पना अथवा सांख्यिकीय परिकल्पना को शोध पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है। शोध परिकल्पना के लिए H1 तथा शून्य परिकल्पनाओं के लिए H0 का प्रयोग होता है तथा माध्य के लिए अक्ष का प्रयोग होता है। तो ये शोध परिकल्पना, जिसमें सांख्यिकीय परिकल्पना 3rd परिकल्पना है, उसको व्यक्त करने के लिए हमें विशेष संकेतों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। शोध परिकल्पना के लिए H1 और शून्य परिकल्पना के लिए H0 का प्रयोग होता है तथा माध्य के लिए
अक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम शोध के लिए परिकल्पना, हाइपोथेसिस बिल्डिंग का कार्य किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।